गाइस वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन में हम लोग एनडीए 2020 जो संडे को एग्ज़ाम हुआ है उसका जो ये इंग्लिश का सेट है इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये एक तरह से आंसर की है एंड आई विल ऑल्सो शो यू द स्ट्रैटेजी कि इस क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था और क्या इसमें एक अच्छा स्कोर हो सकता है। आप खुद देखो, ठीक है ना। और कौन से क्वेश्चंस आपको छोड़ने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चन आपके गलत भी हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन कौन से क्वेश्चंस बिल्कुल सही होने चाहिए थे। सो वी विल डिस्कस द कंप्लीट स्ट्रैटेजी, द सॉल्यूशन एंड द आंसर की। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उससे शुरू करते हैं और दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। तो देखो आप पी से दिया हुआ है, सेवरल ईयर्स अगो कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज एट टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड्रयू Dessler created an introductory for freshmen and sophomores। अब देखो आप फ्रेशमैन एंड सोफोमोर नहीं भी जानते हो तो कोई बात नहीं। देखो सेवरल ईयर्स अगो की बात कर रहा है। अब आप इसको सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज़ से सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सेवरल ईयर्स अगो से ये कॉमन सेंस ये शुरू हो रहा है। चलो इसको देखते हैं। सेवरल ईयर्स अगो, अब देखो यहाँ पे एक जो आर है, प्रोफेसर एंड्रयू डेसलर क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी। तो ये इंट्रोडक्टरी क्या क्रिएट करेंगे, तो कोई कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है। तो हमें ये पता चल गया कि आर के बाद क्यू आएगा। अगर आर के बाद क्यू पता चल गया तो आप देखो सिर्फ इतना भी देखकर कि आर के बाद क्यू किस ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन में है। सो जिस स्टूडेंट का भी ये क्वेश्चन पेपर है उसने एक क्वेश्चन सही बनाया है। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। I realize that solving the climate change problem than solving will be much harder the ozone depletion problem। कहता है कि मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, अब देखो दैन सॉल्विंग लगा है मतलब किसी चीज़ को सॉल्व करने से कंपेयर कर रहा है। तो दैन सॉल्विंग के बाद तुरंत इसका अगला प्रॉब्लम नज़र आना चाहिए, तो ये आ जाएगा द ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम। तो हमें इतना पता चल गया कि क्यू के बाद एस आएगा। अगर आप क्यू के बाद एस देखो तो सिर्फ एक में ही आया है, और इस ऑप्शन को अगर आप सही बैठा के देखो तो PRQS आपको पढ़ना है। आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम विल बी मच हार्डर दैन सॉल्विंग द ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। वैसे ये ईजी क्वेश्चन है, किसी किसी क्वेश्चन में आदमी का ट्रिक फंस जाता है, तो आपको एक छोटा सा एक भी अगर सही रीअरेंज कर रहे हैं आप तो सही हो जाएगा। अभी देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 में, ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द, किसी चीज़ के लेयर के टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है। व्हेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट, फिर देखो किसी चीज़ का कंपेयर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर, तो मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर आ गया, तो मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर ही कंपेयर होगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या लिखा है एस में, एटमॉस्फेयर शुड जनरली ट्रैक द सरफेस टेम्परेचर, वी मस्ट बी केयरफुल। तो आपको देखने में ये लंबा चौड़ा सेंटेंस लग रहा है, तो आप अगर इतना भी करते हो क्यू के बाद आर, व्हेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर, देखो दो चीज़ मेजर हो रही है, यही सही बैठ रहा है। व्हेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट ऑल्दो द टेम्परेचर, ये होगा नहीं। व्हेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट एटमॉस्फेयर, सैटेलाइट एटमॉस्फेयर क्या होगा भाई। तो क्यू के बाद आर अगर आपने देख लिया तो क्यू के बाद आर देखो कि कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो एक क्यू के बाद आर यहाँ पे आ रहा है, तो 3 ऑप्शंस में आपका क्यू के बाद आर है, तो इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन आपको ये पता चल गया कि या तो पी से शुरू होगा नहीं तो एस से शुरू होगा, ठीक है ना। तो पी से सेंटेंस को हम शुरू करते हैं, ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के लेयर की ही बात होगी। तो ये देखो अगर आप इस तरह की ज्योग्राफी में सेंटेंसेस पढ़े हो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि किसके बाद क्या होना चाहिए। तो जिस स्टूडेंट का भी ये क्वेश्चन पेपर है उसने क्वेश्चन नंबर 30 अटैम्प्ट नहीं किया है, तो अभी तक उसके क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट नहीं किया है, तो 2 मार्क्स सही हो गए। और इसका जो सही ऑप्शन हमने ढूंढा वो क्या ढूंढा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से तो आपको 3 मार्क्स आने ही चाहिए थे, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, सेंटेंस रीअरेंजमेंट ही है। द एलिमेंट हीट्स अप, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। द एलिमेंट हीट्स अप eventually reaching high temperatures glowing like a dark orange that radiates the visible range, ठीक है ना। तो आप देखो कि द एलिमेंट हीट्स अप, एवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर से तो
सेंटेंस शुरू नहीं होगा, इतना तो मुझे पता है कि आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, क्योंकि इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली। तो फाइनली से सेंटेंस शुरू कैसे होगा? तो द एलिमेंट हीट्स अप, ऐसा केमिस्ट्री में सेंटेंसेस आपने पढ़ा होगा। तो द एलिमेंट हीट्स अप ग्लोइंग लाइक अ डार्क ऑरेंज, किस तरीके का हीट होता है ये? एक डार्क ऑरेंज की तरह ग्लो करने लगता है, ठीक है ना। तो P के बाद R, P के बाद R जिस ऑप्शन में है मैं इसी ऑप्शन के साथ जाऊंगा। S से ये सेंटेंस शुरू होगा, द विजिबल रेंज, उसके बाद क्या कहता है? द विजिबल रेंज इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर्स। तो विजिबल रेंज हाई टेम्परेचर कैसे जाएगा? तो C ऑप्शन खत्म हो गया आपका। अब देखो Q से सेंटेंस, इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर्स, इसको हमने ख़त्म कर दिया है। और P के बाद Q बोलता है द एलिमेंट हीट्स अप इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर्स, और उसके बाद लिखता है द विजिबल रेंज ग्लोइंग लाइक अ डार्क ऑरेंज। तो ये गलत है सेंटेंस मेरे ख्याल से, तो आई विल गो विद ऑप्शन डी। तो डी होना चाहिए, जिस स्टूडेंट ने भी किया है उसने सही किया है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो लंबा सा सेंटेंस दिया है लेकिन काफ़ी इजी है। टू पीपल आर्ग्यू अबाउट वाई वेनस इज सो वार्मर, आर्ग्यूमेंट का बात हो रहा है। टू द सन सो इट अब्जॉर्ब्स मोर सोलर एनर्जी, द सेकेंड आर्ग्यूज। देखो क्वेश्चन नंबर क्यू, ये पार्ट क्यू में कह रहा है कि द सेकेंड आर्ग्यूज, जो दूसरा है वो आर्ग्यूमेंट देता है, तो इससे पहले पहला आर्ग्यूमेंट आना चाहिए। और देखो पहला आर्ग्यूमेंट कहाँ आ रहा है आपका? द फर्स्ट आर्ग्यूज दैट इट इज़ बिकॉज वेनस इज क्लोजर, क्लोजर क्या? टू द सन, ऐसा ही होता है ना, वेनस इज क्लोजर टू द सन, ऐसा ही पढ़ा है आपने। तो आपको इतना पता चल गया कि इसके बाद क्यू आएगा। अब इसके बाद क्यू देखो दो ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो पी से सेंटेंस तो शुरू होगा, टू पीपल आर्ग्यू अबाउट वाई वेनस इज सो वार्मर दैन द अर्थ। बिल्कुल सही हो रहा है कि पी के बाद ऐसा आएगा, तो ये सही ऑप्शन है। देख रहे हो आप क्वेश्चन कितने आसान हैं, बस आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। आपको ये सब चीज़ मत सोचो कि इनका कोई ट्रिक है, कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आना चाहिए। आर नाउ यूज्ड बाय मोर देन 1,000 फर्म्स एंड आर ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप गेन शेयरिंग प्लान्स। देखो कह रहा है आर नाउ यूज्ड बाय मोर देन 1,000 फर्म्स, मतलब मोर देन 1,000 कंपनीज़ के द्वारा यूज़ किए जा रहा है। कहाँ? इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप, मतलब पी के बाद आर तो आना ही चाहिए। अब आप कहोगे फर्म्स के बाद एंड आर ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी, तो अगर पी के बाद क्यू का कोई ऑप्शन है? देखिए आप, पी के बाद क्यू का कोई ऑप्शन नहीं है। पी के बाद आर का जो ऑप्शन है वो आप देखो, पी आर एस क्यू है और पी आर क्यू एस है, ठीक है ना। आपको इतना तो पता चल गया कि पी के बाद आर होगा। तो आर नाउ यूज बाई मोर देन 1,000, तो क्या चीज़ भाई, क्या चीज़ यूज किया जा रहा है? और यहाँ भी है पी के बाद आर, तो हम एस से देखेंगे। गेन शेयरिंग प्लान्स आर नाउ यूज्ड बाय मोर देन 1,000 फर्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप एंड आर ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी। तो जिसने भी ये किया है उसने सही किया है। 6 क्वेश्चंस अभी तक हम देख चुके हैं और इन 6 में से 6 सही होना चाहिए था। अगर इसमें आपका 5 सही होता है तो चलो मैं बोलूँगा कि इट्स अ गुड अटेम्प्ट फ्रॉम योर साइड, बट 5 तो आपका डेफिनेटली सही होना चाहिए। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। देखो एडवर्सिटी विदाउट सकम्बिंग, देखो सकम आ गया आपका यहाँ पे। टू द क्लाउड्स ऑफ डाउट एंड जेलसी बिटवीन फ्रेंड्स विच इज सब्जेक्टेड टू बोथ प्रॉस्पेरिटी, द एसे ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बेकन सेलिब्रेटेड द इंटीमेसी। अब देखो आप कि द एसे ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बेकन सेलिब्रेटेड द इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब बताए, दो लोगों के बीच में जब काफ़ी क्लोजनेस होता है तो उसको हम लोग इंटीमेसी बोलते हैं। तो अगर हम ये लाइन पकड़ते हैं, मान लो आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिर्फ ये लाइन को पकड़ लिए, द एसे ऑफ फ्रेंडशिप, द एसे ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बेकन सेलिब्रेटेड द इंटीमेसी। इंटीमेसी किसके बीच में? बिटवीन तो आएगा ही, तो आपको ये पता हो गया कि एस के बाद आर आएगा। अब एस के बाद आर खोजो कि आप किस ऑप्शन में है, तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है और डी में भी नहीं है। तो ये ऑप्शन आप बना के देख लो कि एस आर पी क्यू हो सकता है कि नहीं। तो द एसे ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बेकन सेलिब्रेटेड द इंटीमेसी बिटवीन फ्रेंड्स विच इज सब्जेक्टेड टू बोथ प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी विदाउट सकम्बिंग टू द क्लाउड्स ऑफ डाउट एंड जेलसी। मतलब देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेंड्स व्हिच द वर्ल्ड इज, पीस एंड क्यू में क्या लिखा है? मेक फ्रेंड्स एंड अ पर्सन विल्स टू वांट ट्रू। आर इट इज़ मिजरेबल सॉलिट्यूड दैट कंपेल्स अ पर्सन टू। एस नथिंग अदर देन ए प्लेस ऑफ वाइल्डरनेस। तो अब देखो कि क्या है इसमें भाई। तो फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ल्ड इज, फ्रेंड्स जिनके बिना दुनिया है, दुनिया क्या है?
मेक फ्रेंड्स एंड प्रॉस्पर हु विल वांट टू, ये क्यू तो आप काट दोगे आप इसमें, इसके बाद पी के बाद क्यू तो आएगा नहीं। फ्रेंड्स विद विच द वर्ल्ड इज इट इज़ मिजरेबल, तो आर भी नहीं आएगा, देख रहे हो ना, इसके बाद इट इज़। फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ल्ड इज़ नथिंग अदर देन ए प्लेस ऑफ वाइल्डरनेस, प्लेस ऑफ वाइल्डरनेस मतलब सुनसान वीरान, वाइल्डरनेस का मतलब हम लोग बोलते हैं ना। तो पी के बाद एस आएगा, इतना तो आप श्योर हो गए। तो पी के बाद एस ढूंढो आप कहाँ पे है। तो पी के बाद एस आपको दो ऑप्शन में मिला, बी में और सी में। एक क्यू से शुरू होता है, दूसरा आर से शुरू होता है। तो क्यू से मेक फ्रेंड्स एंड ए पर्सन विल्स टू वांट्स टू मेक फ्रेंड्स, ये लग ही नहीं रहा है कि क्यू से सेंटेंस शुरू होगा। तो आर वाले से देखते हैं, आर क्या है। इट इज़ मेजरेबल सॉलिट्यूड दैट कंपेल्स अ पर्सन टू मेक फ्रेंड्स एंड पर्सन विल्स टू वांट्स टू, देखो एकदम सही है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं। हर पहले ही क्वेश्चन देखने, ये नहीं समझ लेना है कि कौन सा लाइन होगा, कैसा ये लाइन है, क्या लिखा हुआ है। आप एक दो लाइन को अरेंज करो। 9th, टेक्स द लॉन्गेस्ट दैट नेवर स्टार्टेड द जॉब टू फिनिश। तो टेक्स द लॉन्गेस्ट दैट नेवर स्टार्टेड द जॉब टू फिनिश। अब क्या चीज़ लॉन्गर लेगा, जॉब लॉन्गर लेगा, ठीक है ना। तो जो द जॉब टेक्स द लॉन्गेस्ट, आर के बाद पी, और आर के बाद पी देखो आपको कहाँ कहाँ पे है। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, आर के बाद पी, तो ये सी हमारा हो जाएगा। और एस क्यू आर पी, द जॉब टेक्स द लॉन्गेस्ट, द जॉब दैट नेवर स्टार्टेड टेक्स द लॉन्गेस्ट टू फिनिश, ठीक है ना। द जॉब दैट नेवर स्टार्टेड, और टेक द लॉन्गेस्ट टू फिनिश, टेक द लॉन्गेस्ट के बाद टू फिनिश तो आना ही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10, टू व्हाट यू कैन क्रिएट, कंट्रोल, शिफ्ट योर एनर्जी इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट, ठीक है ना। देखो कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी, आप अपना एनर्जी कंट्रोल करो और उसको शिफ्ट करो, कहाँ। तो टू आया, टू व्हाट यू कैन क्रिएट, ठीक है ना। तो क्यू के बाद पी तो पहले आपको पता चल गया, कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी टू व्हाट यू कैन क्रिएट। उसके बाद देखो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट, बजाय इसके कि अगर आप ये पूरा चारों सेंटेंस अरेंज नहीं भी कर पाए तो कम से कम ये दोनों तो आपको करना चाहिए था कि क्यू के बाद पी आएगा। अब क्यू के बाद पी देखो कहाँ कहाँ आया है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आया है। और आप आर एस क्यू पी कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी, ओके व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। हाँ देखो, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, शिफ्ट योर एनर्जी टू व्हाट यू कैन क्रिएट। तो क्यू के बाद पी तो आएगा ही, क्यू के बाद पी देखें हम यहाँ पे आया है, तो आर एस क्यू पी बिल्कुल ही सही है ये सेंटेंस। तो आपने देखा ये 10 क्वेश्चंस में से आपको कम से कम 8 मार्क्स आने चाहिए थे, तो 8 नंबर तो हम लोगों ने यहाँ से ले लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। अब ये देखो है क्वेश्चन नंबर 11, एंटोनिम्स, मेरे ख्याल से 5 होंगे या 10 होंगे, देखते हैं हम। ही नॉडेड, एंटोनिम्स इसका उल्टा बनाना है। ही नॉडेड एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग, मतलब वह हाँ में सिर हिलाता रहा, कैसे, एब्सेंटली, जैसे कैसे आप एब्सेंट की तरह रखते हैं बिना इच्छा के, थ्रू आउट द मीटिंग। तो अब देखो ज़रा इसका उल्टा क्या होगा। एब्सेंटली मतलब एकदम मनमने ढंग से, गुम टाइप के, तो इसका क्या होगा, ड्रीमीली, एजिटेडली, अलर्टली, कैपेबली, ठीक है ना। तो एब्सेंट टाइप का था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अलर्टली, ठीक है ना। वो गुम टाइप का था और उसका उल्टा क्या होगा, अलर्ट, जो हर बात ध्यान से सुने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, I fully believe that the cornerstone of good policy is an electorate that is educated on the national issue। आपको अगर पूरा सेंटेंस नहीं भी समझ में आया तो आपको क्या बनाना है, एडुकेटेड का एंटोनिम बनाना है। जिस लड़के ने भी ये किया है, जिस स्टूडेंट ने भी एनलाइटेंड किया है, उसने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, क्योंकि एनलाइटेंड का मतलब ही होता है जो ज्ञानवान है, जो प्रकाशमय है। स्वामी विवेकानंद एन एनलाइटेंड पर्सनालिटी। तो एडुकेटेड का उल्टा क्या होगा भाई, देख लो सीधा, इग्नोरेंट, है कि नहीं। और लेवल 2 के बच्चे ये देखो, एरुडाइट, एरुडाइट मैंने आपको एक दिन दिखाया था,
कि किसी के अच्छे क्वालिटी के लिए एरुडाइट यूज़ किया गया था, एजुकेटेड टाइप का चीज़ के लिए, तो इग्नोरेंट ही इसका सही ऑप्शन होगा। तो अभी आप देखो ऊपर के दोनों क्वेश्चन सही होने चाहिए थे आपके। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर इम्पॉर्टेंट मेडिकल डिसीजंस इवन फाइंडिंग अ डॉक्टर यू ट्रस्ट इज़ नॉट एनफ। जिस भी स्टूडेंट ने किया है उसने सिनोनिम बना दिया है, इम्पॉर्टेंट का उल्टा बताना है। तो ट्रिवियल लेवल 2 के स्टूडेंट्स को तो मैंने ये वर्ड कई बार बताया, ट्रिवियल मतलब जिसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो, ठीक है ना। और ये देखो एक बेसिक भी है वर्ड यहाँ, तो सिग्निफिकेंट और बेसिक तो कोई भी छांट देगा। बेसिक इसलिए क्योंकि बेसिक चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, और प्रोबेबल का मतलब संभावना जिसकी है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ों की भी संभावना होती है। एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, ट्रिवियल, और कॉमन वर्ड है, मैंने बताया कई बारी क्लास में। आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 14, प्लैनेट्स मूव इन देयर ऑर्बिट्स, और स्टूडेंट ने सही किया स्टॉल। स्टॉल का मतलब रुकना। मैं लेवल 1 के स्टूडेंट्स आप देखिए कि कितना इजी क्वेश्चन है। अभी आप देखो, टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इज़ फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस्ड बाय फिजिसिस्ट्स इन यूनिट्स ऑफ केल्विन। एक्सप्रेस किया जाता है मतलब व्यक्त किया जाता है, और इसी का उल्टा आपको कहना है। तो कंसील का मतलब मैंने आपको बताया है कि जब कोई चीज़ अच्छे से छुपा दिया जाए। लेवल 1 के स्टूडेंट्स याद करो कि दारू के बोतल को कहाँ कंसील कर दिया गया था, तो साउंड बॉक्स में। तो इसका उल्टा कंसील्ड हो जाएगा। जिसने भी ये किया ऑप्शन सही किया है। पीपल आर्ग्यू अबाउट वाई वेनस इज सो वार्मर देन द अर्थ, और वार्मर का उल्टा कोल्डर। इसको तो मुफ्त का ये नंबर था, कभी गलत नहीं होना चाहिए था। तो अभी तक 6 क्वेश्चन हमने देख लिए, किस चीज़ के, एंटोनिम्स के। तो आप देखो 8 + 6, इन 6 में से तो कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए था। तो 14 मार्क्स एक अच्छे स्टूडेंट का आएगा। ऑलराइट, नाउ लेट मी मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। ओके, स्टिल वी हैव 4 क्वेश्चंस, तो 10 क्वेश्चन थे। साइंटिस्ट आर कंसर्न्ड, रुक जाओ, साइंटिस्ट आर कंसर्न्ड whether the oceans and land biosphere will take up as much carbon in the future as they presently do। आपको concerned का एंटोनिम बताना है, और कंसर्न्ड का मतलब मैंने आपको बताया है, जब आप किसी के बारे में चिंतित रहते हैं, किसी के बारे में ध्यान देते हैं, तो आप कंसर्न्ड होते हैं। तो वरीड तो बिल्कुल सिनोनिम हो गया, क्यूरियस भी सिनोनिम टाइप, पजल्ड आप कंफ्यूज नहीं हैं, कंसर्न्ड। इनडिफरेंट, जब किसी चीज़ से आपको डिफरेंस कुछ नहीं होता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो आप इनडिफरेंट कहे जाते हैं। तो कंसर्न्ड आदमी को तो अंतर पड़ेगा, चिंतित आदमी को तो अंतर पड़ेगा। तो इसलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था, जिस स्टूडेंट ने भी किया है सही किया है। द बिगेस्ट डिबेट अमंग साइंटिस्ट टुडे इज़ अबाउट क्लाउड फीडबैक। अब देखो डिबेट का आपको उल्टा बताना है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। आपको मान लो कि ए का ऑप्शन मतलब नहीं पता, बी का ऑप्शन मतलब नहीं पता, सी का नहीं पता, डी देखो अग्रीमेंट, और डिबेट का मतलब क्या होता है, वाद विवाद। तो विवाद का उल्टा क्या होगा, अग्रीमेंट। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, जिसने छोड़ा है उसने ब्लंडर कर दिया है। और मूट मैंने आपको बताया है टू डिस्कस, और रैंगल का मतलब उलझन, कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 19, the Earth's climate sensitivity is conventionally defined as the equilibrium temperature increase caused by a doubling of carbon dioxide। अब देखो आपको इतना तो समझने की ज़रूरत नहीं है, सेंसिटिविटी समझना है आपको। सेंसिटिव कोई चीज़ कितना है, जितना सेंसिटिव रहेगा उतना ही रेस्पॉन्सिव रहेगा, उतना ही ज़्यादा जवाब देगा। क्लोजनेस और विलिंगनेस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इम्परवियस का मतलब अगर आप नहीं भी जानते हैं तो इस ऑप्शन के साथ आपको जाना चाहिए। अब विलिंगनेस और क्लोजनेस क्यों नहीं बनेगा, क्लोजनेस का मतलब नज़दीकी। अब देखो सेंसिटिविटी से नज़दीकी का क्या मतलब है, और विलिंगनेस का मतलब इच्छा, इच्छा से नज़दीकी, सेंसिटिविटी का क्या मतलब बनता है, कुछ भी नहीं। तो जिसने किया है उसने एकदम सही डिसीजन लिया है। क्वेश्चन नंबर 20, द ओशंस कैरी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, और देखो क्या है इसका, सिंपल है। तो इन 10 क्वेश्चंस में से आपको 10 आने चाहिए थे, और पीछे के 8 क्वेश्चंस में से आपको 6 आने चाहिए थे। तो आपको पूरा नंबर अभी एंटोनिम्स और सेंटेंस अरेंजमेंट से 16 नंबर आ जाना चाहिए। अभी देखो सिनोनिम भी आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सी गॉट द डिवोर्स विद इन नो टाइम। डिवोर्स का सिनोनिम बताना है आपको। अब देखो डिटैचमेंट, आपको देखने से ही लग रहा है ना कि ये अटैचमेंट का उल्टा है, और अब काफ़ी सिंपल वर्ड है, ये तो आपको पता ही है। और ब्रेक डाउन का मतलब किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, एनल का खारिज हो जाना, और पनिशमेंट का मतलब सज़ा। तो डिवोर्स का सिनोनिम बताना है आपको। तो डिवोर्स का तो मतलब ही होता है अलग होना, तो डिटैचमेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। देख रहे हो आप कितना ईजी है ये क्वेश्चन।
ही वॉज नोन फॉर हिज जेंटल पोजिशन, जेंटल डिस्पोजिशन, जेंटल जिसने भी किया है, अमायबल बिल्कुल सही किया है, तो ये क्वेश्चन सही हो गया। तो इधर से भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। लेट मी फाइंड इट फर्स्ट। येस, हेयर वी आर। सिनोनिम बताना है बाउंस बैक। द हार्डर वी किक द बेटर द बॉल बाउंसेज बैक। बेटर बॉल बाउंस बैक करता है। इन्फ्लेट का मतलब मैंने आपको बताया, डिफ्लेट का मतलब बताया है। एक का मतलब फैल जाना और दूसरे का मतलब जैसे टायर पंचर हो जाता है, और असेंड का मतलब ऊपर चढ़ना। बाउंस बैक का सिनोनिम आप असेंड भी कुछ लोग लगा सकते हैं, लेकिन रिकॉइल जो है ये सही है, और ये एक फिजिक्स का टर्म है। रिकॉइल करता है मतलब बाउंस बैक करता है, ठीक है। तो ये सही है, रिकॉइल, रिकॉइल ही होगा। अब ये मत पूछिएगा रिकॉइल क्यों होगा। आई प्लान टू एग्जीक्यूट, आई प्लान एंड एग्जीक्यूट। देखो, मैं प्लान करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट का मतलब मैंने आपको बताया है, किसी काम को अंजाम देना, किसी काम को पूरा करना। लेवल 1 के बच्चों, तो एग्जीक्यूट का मतलब काम को पूरा करना। अब देखो यहाँ डिज़ायर है, इच्छा, तो पहले ही आप इसको काट देंगे। डिबेट, बहस करता हूँ, इसको भी काट देंगे। डिस्कार्ड, फेंक देता हूँ। और अकम्प्लिस, उसको पूरा करता हूँ। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ही लिसन टू मी विद इक्वानिमिटी। अब मान लो आपको इक्वानिमिटी का मतलब नहीं पता है, तो देखो यहाँ लिखा है केयरलेसली और हाफ हार्टेडली, ठीक है ना। केयरलेसली और हाफ हार्टेडली, तो ये दोनों ही सेंटेंस है अनमने ढंग से। तो अगर मान लो इसका ऑप्शन केयरलेसली होता है तो हाफ हार्टेडली भी हो सकता है। तो इन दोनों ऑप्शंस को काट देंगे। अब बच गया पेशेंटली और एक्साइटेडली। इक्वानिमिटी का मतलब होता है, मेरे ख्याल से पेशेंटली होना चाहिए, और सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। जिसने एक्साइटेडली किया है वो थोड़ा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 26। द होल थिंग वॉज ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज। फ्यूटाइल वर्ड मैंने बताया आपको। फ्यूटाइल का मतलब बेकार का, बेकार रह गया। तो उसका सिनोनिम क्या होगा? पॉइंटलेस, कोई पॉइंट ही नहीं था उस काम को करने का, बेकार हो गया। देख रहे हो आप? ही वॉज टू कनिंग फॉर हर। देखो कनिंग, एस्ट्यूट, कितनी बार बताया है। अब देखो कैपेबल, कनिंग तो नेगेटिव वर्ड है, काट देंगे इसको। फिट, ये भी काट देंगे। इंटेलिजेंट सिनोनिम हो ही नहीं सकता है। बचा कौन? डॉजी, और डॉजी आदमी ऐसा ही होता है जो कभी हाँ बोले कभी ना बोले, छकाते रहे सबको। द डिसीजन इज़ क्रूशियल फॉर मी। अब बताओ आप, क्रूशियल का क्या करना था यहाँ? सिनोनिम करना था। आप क्या करोगे? नेचुरल, कभी नहीं। प्रिमिटिव, एकदम बेसिक, ये भी नहीं होगा। इनेप्ट, इनेप्ट मतलब अधूरा, जो पूरा ना हो। मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब होता ही है कोई बहुत बड़ा चीज़। इट इज़ अ मोमेंटस ओकेजन, मतलब बहुत बड़ा ओकेजन है। काफ़ी सिंपल वर्ड है ये। द मीडिया वेंट इनटू अ फ्रेंजी। इनटू अ फ्रेंजी का मतलब एक उन्माद में चले जाना। मैंने आपको बताया है फ्रेंजी वर्ड भी, ऑल माई लेवल 2 स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर इट? तो द मॉब वेंट इनटू अ फ्रेंजी, अ मीडिया वेंट इनटू अ फ्रेंजी मतलब मीडिया पूरे उन्माद में चला गया। और देखो जब कोई वेंट बरसेक हो जाता है, जब कोई बरसेक हो जाता है तो वो भी पागल हो जाता है। तो द मीडिया वेंट साइलेंट, सॉरी, आपको इसका सिनोनिम बताना है। तो द मीडिया वेंट बरसेक, क्रिएटिव होगा नहीं, साइलेंट होगा नहीं, रॉन्ग भी नहीं होगा। बरसेक, रॉन्ग कब होता? जब यहाँ पे कोई राइट टाइप की चीज़ होती। ओके तो बरसेक का मतलब अगर आपको नहीं भी याद था, हालांकि वी हैव डिस्कस दिस इन द क्लासरूम, इवन इफ यू डिडंट रिमेंबर, आप ये क्वेश्चन बना सकते थे। ओके एंड क्वेश्चन नंबर 30, ही हैज़ बिन यर्निंग टू गो होम। यर्न, ये भी वर्ड मैंने डिस्कस किया है। ऑल माई लेवल 2 स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट कि जो ये मैं बोलता हूँ कि ये जो मैं वर्ड्स डिस्कस किया है, क्या सच में मैंने डिस्कस किया है? प्लीज़ कमेंट, क्या आपको लगता है कि सच में मैंने ये बताया है क्लास में? प्लीज़। ही हैज़ बिन यर्निंग टू गो होम, यर्निंग मतलब चाह रहा था। अब ही हैज़ बिन डिमांडिंग टू गो होम, ही हैज़ बिन बेगिंग टू गो होम। ये देखो, ये मेरे ख्याल से बेगिंग होना चाहिए। यर्न का मतलब बहुत बड़ी चाह होती है। तो 30 क्वेश्चन हो गए आपके, 30 क्वेश्चन। आपने क्या देखा अभी तक? 20 क्वेश्चन एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का, और 8 सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। तो 28 क्वेश्चंस देखा आपने। इसमें से मैं बोलता हूँ कि आपको 24 के आसपास मार्क्स रहना चाहिए, 24 के आसपास। ओके अभी क्वेश्चन नंबर 30 देखा, अब हम 31 की ओर चलते हैं। येस, दिस इज़ 31।
अब देखो, आप ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है किस चीज़ का, ग्रामेटिकल एरर का, 10 क्वेश्चंस ग्रामेटिकल एरर का है। इसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप डेफिनेटली बना लोगे, जो हमेशा पढ़ते मिलते मिलता है, और 5 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कोई ख़ास तरह का एरर होगा, कोई ख़ास तरह का ग्रामर का रूल होगा जिसको आप नहीं बना पाओगे। तो यहाँ से जो स्टूडेंट 6 और 7 ला सकता है, मैं उसको कहूँगा वेरी गुड स्कोर। द बिल्डिंग कॉम्प्राइजेज ऑफ 6 हाउसेज, 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट। जो बिल्डिंग था वो किस चीज़ से बना हुआ था, मिलके कंप्राइज कर रहा था 6 हाउसेज से, 3 पार्किंग लॉट्स से और 1 बेसमेंट से। मुझे इसमें कोई गलती नहीं लग रहा है, सो एज एन एस्पायरेंट आई विल गो विद नो एरर। Question number 32. I look forward to meet you. All my level 2 students, have not I told you, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि forward to meeting you होगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये तो काफ़ी ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आया इससे एरर। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, फॉरवर्ड के बाद जब टू आएगा, फॉरवर्ड के साथ जब टू आएगा तो वर्ब हमेशा मीटिंग ही हो जाता है, ऐसा हो जाता है। आई कैनॉट कोप अप विद दिस प्रेशर। कोप अप मैंने आपको बताया है, ये आपको ज़रूर याद होगा, लेकिन अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस में कोई एरर है कि नहीं है, क्योंकि कोप अप विद आपको सही लग रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मुझे लगता है कि कोई भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको डी करेंगे, लेकिन एक आप बात समझ लो कि कोप के साथ विद लगता है, कोप अप के साथ विद नहीं लगेगा, कोप अप के साथ विद नहीं लगता है। तो ये क्वेश्चन अगर आप छोड़ते और गलत करते तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 तो आपको बनना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 32 तो डेफिनेटली बनना चाहिए था। तो 32 को मैं मान के चलता हूँ कि 1 नंबर आया आपके पास। 34, आई केम टू दिस प्लेस बाई वॉक। किसी भी आदमी को यहाँ पे मिस्टेक लग जाएगा, बाई वॉकिंग, गलत है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, तो 2 नंबर आ गया आपके पास। व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच। मुझे तो इसमें कोई एरर नहीं लग रहा है, हो सकता है कि ग्रामर का इसमें कोई एरर छुपा हो, कोई ख़ास तरह का रूल जो आता ही एग्ज़ाम में गलत होने के लिए। तो एग्ज़ाम में अगर मैं रहता तो इसके साथ नो एरर करता, हालांकि मुझे शक भी होता है कि इतने सारे नो एरर्स कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 को अभी मैं छोड़ता हूँ। 36, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज़ हाइयर देन दैट ऑफ योर्स। मुझे फिर से नो एरर लग रहा है, तो इसमें तो मैं नो एरर के साथ जाऊँगा ही। क्वेश्चन नंबर 37, माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैव कम। अब ये देखो, डॉटर इन लॉज, और मैंने आपको एक सेट में जब डिस्कस किया था तो मदर इन लॉज था। ये जो डॉटर है इसके साथ एस लगेगा, लॉ के साथ नहीं लगेगा, तो यहाँ पे डॉटर्स इन लॉ होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन तो आपका डेफिनेटली सही होना चाहिए था। तो अभी तक आपने 3 क्वेश्चन बना लिया है उतने क्वेश्चन छोड़ने के बाद। चौथा क्वेश्चन आप फिर से बना लोगे अभी। आई प्रीफर सी फूड दैन मेडिटेरियन फूड और मेडिटेरेनियन फूड, और हमने कितनी बार डिस्कस किया SSC के सेट्स में कि प्रीफर के बाद टू लगेगा। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इशू, मुझे इसमें भी कोई गलती नहीं लग रहा है, सो आई विल गो विथ नो एरर, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इशू। और क्वेश्चन नंबर 40 है डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द सेल्व्स। आपको ये ऑफ सही लग रहा होगा क्योंकि डिस्पोज करने में हम किसी चीज़ को हटा रहे हैं, लेकिन डिस्पोज के साथ OF लगता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन भी नहीं बनाते तो 4-5 नंबर तो यहाँ से आने ही चाहिए थे आपके। तो अभी तक हम लोग 27-28 मार्क्स के पास घूम रहे हैं, ओके। अब देखते हैं कि आगे क्या है। 31 के बाद 32, तो पहले मैं 32 के पास पहुंच जाता हूं। ऑलराइट, ओके, लगता है 32 कहीं गायब हो गया है। 31 से 40, सॉरी मुझे 41 के पास पहुंचना है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ प्रीपोजिशंस का खेल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस हैं आपसे, और देखो कि कितना ईजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 41, simulations of the 20th century by climate models that exclude the observed increase dash greenhouse gases failed to simulate the increase in temperature over the second half of the 20th century। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस देख के डर जाएंगे। आप देखो कि किस चीज़ की बात हो रही है। ये कह रहा है कि 20th सेंचुरी का सिमुलेशन क्लाइमेट मॉडल्स के द्वारा जो छांट देता है ऑब्जर्व बढ़ोतरी ग्रीन हाउस गैसेज में ना, ग्रीन हाउस गैसेज में बढ़ोतरी, तो इन, और हम लोगों ने यही देखा है इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऐसा ही देखा है ना। तो कितना सिंपल सेंटेंस है, लेकिन स्टूडेंट ने ये गलत कर दिया है। इन एक्सट्रीमली पुअर सोसाइटीज चिल्ड्रन कैन बी पुट टू वर्क अ यंग एज।
कहता है बहुत पुअर सोसाइटीज़ में चिल्ड्रन एक कम उम्र में ही काम पे लगा दिए जाते हैं। तो हम हिंदी में मैंने आपको कितनी बार ये बताया है कि यहाँ पे एट होगा, एट अ यंग एज, क्योंकि मैं जब भी कोई मरता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो ही डाइड एट द एज ऑफ 83 और हमेशा एट लगाते हैं, तो ये एट होना चाहिए था यहाँ पे, एट अ यंग एज। कितना सिंपल सेंटेंस है। पीपल हु आर अवर्स, अब ये जिसको गलत हो जाए तो मैं 1 नंबर बोलूँगा कि चलो आप एवर्स, जिस चीज़ के भी आप जो चीज़ आप नहीं करना चाहते हैं, जिस चीज़ को नहीं पसंद करते हैं, उसके आप अवर्स टू रहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 2 होना चाहिए, अवर्स टू हार्ड वर्क। आई हैव नोन हर सिंस अ लॉन्ग टाइम, आई हैव नोन हर सिंस अ लॉन्ग टाइम, आई नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टाइम, चलो आप, मैं ये चीज़ बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग टाइम होना चाहिए, ये गलत है। आई एक्सेप्टेड द ऑफ़र सर्टेन कंडीशंस, मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट किया किस चीज़ पर, सर कुछ कंडीशंस पर, तो ऑन सर्टेन कंडीशंस होगा। मैंने आपको हमेशा बताया है कंडीशंस और ये टॉपिक उस पर क्या होता है, ऑन होता है, तो ऑन होगा। काफ़ी सिंपल है ये, क्योंकि इन, बाई और विद इन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 46, सी इज़ अ वुमन हम्बल ओरिजिन। अब यहाँ देखने में लग रहा है कि लिख दिया जाए सी इज़ अ वुमन फ्रॉम हम्बल ओरिजिन, लेकिन वह एक साधारण बैकग्राउंड से आने वाली है, बिलोंग करती है, उसको हमेशा हम लोग लिखते हैं सी इज़ अ वुमन ऑफ हम्बल ओरिजिन, ऑफ हम्बल ओरिजिन, ही इज़ अ मैन ऑफ रॉयल ब्लड। तो ये क्वेश्चन नंबर 46 जिसका भी है वो गलत हो गया। वो क्वेश्चन नंबर 47, देयर इज़ नो क्योर, कोई भी इलाज नहीं है किस चीज़ के लिए, कॉमन कोल्ड के लिए, तो फॉर लगना चाहिए ना। कितना सिंपल मिस्टेक है ये, ब्लंडर्स हैं ये, देखो कितना सिंपल है ये, रोज़ मैं आपको पेपर में दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। आई रैन जॉन येस्टरडे एंड इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैंने आपको ये चीज़ बताया है, रन इनटू, जब आप किसी से मिल जाते हैं अचानक से तो आप उसको बोलते हैं आई रैन इनटू, तो ये काफ़ी बार पूछा गया फ्रेज़ है, तो रैन इनटू होना चाहिए। जो भी लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको ये पता है। माई ग्रैंड मदर एन्जॉयड बोटिंग द लवली लेक, लवली लेक में बोट करना, तो चलो यहाँ पे तो सही किया है इस स्टूडेंट ने। क्वेश्चन नंबर 50, द विजिट्स ही विजिट्स द नीडी टू रिलीव देम देयर सफरिंग्स एंड प्रॉवर्टी, वह विजिट्स नीडी को, ज़रूरतमंदों को विजिट करता है उनके सफरिंग और प्रॉवर्टी से आज़ादी दिलाने के लिए। टू रिलीव देम ऑफ देयर, यहाँ ऑफ दे, ये ऑफ नहीं लगाएंगे। तो 50 क्वेश्चन हो गए आपके पूरे, और ये जो 10 क्वेश्चन है इसमें से 8 मार्क्स तो डेफिनेटली आना चाहिए। आप क्या बिलीव करते हो? तो मैंने आपको बताया, अभी क्या बताया कि इस तरीके से जब आप बना रहे हो क्वेश्चन तो 35 मार्क्स तो आपका डेफिनेटली आना चाहिए, 35 मार्क्स तो आपका डेफिनेटली आना चाहिए। 15 क्वेश्चंस को गलत करने की आज़ादी है और छोड़ने की आज़ादी है, जिसमें से 5 क्वेश्चंस हमने छोड़ दिया। कहाँ पे? ग्रामेटिकल एरर में। मैंने ये समझ लिया कि चलो आप 5 क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर का नहीं बना पाए, या कुछ ऐसा चीज़ पूछा गया जो आपको नहीं पता था, तो भी आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। और आपने देखा कि एंटोनिम और सिनोनिम्स कितने ईजी थे। तो ऑल माई लेवल 2 स्टूडेंट्स प्लीज़ गो अहेड एंड कमेंट कि कैसा था पेपर और इसमें कितना एक गुड स्कोर हो सकता था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द सेशन।